क्वेश्चन पेपर्स वगैरह देखे? हाँ देखे सर, क्वेश्चन तो बना सर, हम लोग से क्वेश्चन बन रहा हाँ, था। क्वेश्चन सिंपल हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि इससे बाहर के क्वेश्चंस हों। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा लेवल बहुत टफ नहीं होता है ना। हम लोग जितने टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं लगभग हम सब पढ़ चुके हैं। तो अभी देखते रहिए, देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या? अभी 45 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। हाँ कर दीजिए सर स्टार्ट। ठीक है, चलिए। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, बाकी है। बाकी सबको तो मैंने लगभग ग्रुप में ऐड करा ही दिया था। ये लोग वो लोग हैं जो ग्रुप में ऐडेड नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करना था हमें? शेयर फोर्स से शायद ईयर से देखा था सर। सर। शेयर से स्टार्ट करना था। डबली तो बोले थे सर कि खत्म हो गया उसी दिन, मतलब हाँ, 2-3 न्यूमेरिकल करवाए थे सर उसमें। तो शेयर मैंने बोला था क्या? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। डिजाइन ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम हो चुका था सर। हो चुका था ना। हाँ, डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम हो चुका था। टी बीम पढ़ लेते हैं ना। टी बीम भी बिल्कुल सेम ही है ना। सिंगल हाँ रीइंफोर्स ठीक है सर, टी बीम पढ़ लेते हैं। टी बीम पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड करें क्या? यस सर। दिख रहा है? दिख रहा है यस यस सर। दिख रहा है। ना? तो टी बीम क्या होती है? कोई बताएगा टी बीम कैसे बनती है? सर टी सेक्शन से ही तो बनेगा टी बीम। हाँ, तो टी सेक्शन का बीम स्पेशली बनाया जाता है या मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप टी सेक्शन बन जाता है? बनाया जाता है सर। सर बीच में सर अगर वॉल का सपोर्ट है सर तो देखिए, और बनाया भी जाता कंटिन्यू है। कर सकते हैं। हाँ सर। बनाया भी जाता है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बन भी जाते हैं। जैसे अगर मैं ब्रिज की बात करूं, तो ब्रिज में अगर सिंगल पिलर के साथ आपने देखा होगा कि ऊपर ब्रिज की विड्थ तो अच्छी खासी होती है, तो उसके साथ एक बीम कनेक्टेड रहती है और पिलर सिंगल होता है, बीच में एक अकेला पिलर होता है। ठीक है, तो वो जो बीम हो जाती है वो कैसी बीम कहलाती है? टी बीम के शेप में बन जाती है। ठीक है, ब्रिज के जो सपोर्ट्स होते हैं वो हमेशा टी बीम के शेप के होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन अगर हम घरों की बात करें तो स्लैब और बीम अगर एक साथ कंस्ट्रक्शन किया गया है तो आपको नहीं लगता कि वो एक टी का शेप बना लेंगे? टी शेप फॉर्म करते हैं। अगर स्लैब यस सर। कंस्ट्रक्शन हाँ किया जाए और जगह थोड़े थोड़े स्पेसिंग पर बीम बनाई जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक टी बीम को शेप का फॉर्म करेंगे? हाँ कर लेंगे सर। ठीक है, तो टी ये Yes, sir. यही है। तो जो सिंगल टी बीम है दैट इज नोन एज आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, अगर एक सिंगल टी बीम है जैसे ब्रिज वगैरह में होता है। और अगर बिल्डिंग की बात करें तो जो मोनोलिथिकली कास्ट की जा रही है, स्लैब के साथ बीम का कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज नोन एज, ठीक है, मोनोलिथिक टी बीम। ठीक है, तो वो क्या होता है? बीम स्लैब कंस्ट्रक्शन कहलाता है। उसी में जो टी बीम बनती है, एल बीम भी बनती है। हमारे पास एक डायग्राम है पहले में, तो एक बार समझ लेते हैं कि इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन स्लैब्स एंड बीम्स कास्ट मोनोलिथिकली, अगर उनको एक साथ कास्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में द पोर्शन ऑफ द स्लैब एक्ट इंटीग्रली विद द बीम। क्या करता है कि बीम के साथ जो स्लैब का पोर्शन है वो एक साथ इंटीग्रल मतलब जॉइंटेड हो जाता है। अब उस केस में क्या होता है कि जो बेंडिंग या डिफ्लेक्शन बीम में आ रहा है वो स्लैब में भी आता है, एंड द बेंड्स अलोंग विद द बीम अंडर द लोड्स।
the portion of the slab which acts integrally with the beam to resist load is called as flange. Flange किसे बोलते हैं? फ्लेंज क्या होता है? देखिए मतलब यहाँ पे तो सर स्लैब काम करेगा फ्लेंज का। हाँ, तो जो स्लैब है वो क्या बन जाता है? फ्लेंज बन जाता है, ठीक है। एंड द पोर्शन ऑफ द बीम बिलो द फ्लेंज इज कॉल्ड एज वेब। वेब को हम क्या रिब भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द बीम। द इंटरमीडिएट बीम्स सपोर्टिंग द स्लैब आर कॉल्ड एज टी बीम्स। आप देख रहे होंगे कि जो बीच में बीम्स बन रही हैं वो कौन सी बीम में है? शेप कौन सा है? बोलिए। टी का शेप बन रहा है। और जो साइड में बन रहे हैं यहाँ या यहाँ को, वो कौन से बन रहा है? शेप बन रहा है एल, है ना। तो टी बीम हो या फ्लेंज, मतलब फ्लेंज बीम्स बोलते हैं इनको, टी बीम को भी और एल बीम को भी। तो दो तरीके के शेप बन सकते हैं, एक तो इन्वर्टेड एल मतलब बन सकता है, या फिर टी बन रहा है। तो ये जो है हमें स्टडी करनी है, इनकी डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। पहली टर्म है इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज। विड्थ ऑफ द फ्लेंज, फ्लेंज ये वाला पोर्शन आपको फ्लेंज दिख रहा होगा, बोलिए। यस सर। ठीक है। और ये L1 क्या है? L1 है क्लियर स्पैन बिटवीन द बीम्स। इन दोनों बीम्स के बीच में जो क्लियर स्पैन है वो L1 है, और इन दोनों बीम्स के बीच में जो क्लियर स्पैन है वो क्या है? L2 है, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज क्या है? इट इज दैट पोर्शन ऑफ द स्लैब which acts integrally with the beam and extends on either side of the beam forming the compression zone। ठीक है, तो compression zone ही फॉर्म कर रहा होता है। और जो किसके साथ काम करता है? ये किसके साथ इंटीग्रेटेड रहता है? बीम के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। और एक्सटेंड दोनों साइड, बीम के दोनों साइड में एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर मुझे विड्थ ऑफ फ्लेंज पता करना हो तो मैं कैसे पता कर सकता हूं? मुझे क्या मतलब टोटल अगर विड्थ ऑफ फ्लेंज चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बताइए। BW plus L1/2 plus L2/2। हाँ, BW plus L1/2 plus L2/2। L1 और L2 अलग अलग हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं सर, वो तो इसका डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला है फॉर स्लैब बीम टाइप टी बीम। दो तरीके की टी बीम है, एक तो आइसोलेटेड मैंने बात की, और एक है स्लैब बीम टाइप, ठीक है। तो ये बताइए कि विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए जो पहला वाला फॉर्मूला है वो तो क्लियर होगा ना, L1/2 प्लस L2/2 प्लस BW। क्लियर है? क्लियर है सर। यस है ना। और दूसरा वाला फॉर्मूला जो है वो क्या है? L0/6 प्लस BW प्लस 6DF। ठीक है, एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। BW से तो कंफर्म है क्या है? BW का मतलब क्या हुआ? BW का क्या मतलब हुआ? विड्थ ऑफ वेब है ना, ये तो क्लियर है ना, डायग्राम से ही क्लियर है। और DF क्या है? थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज, है ना, या थिकनेस ऑफ फ्लेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये दोनों टर्म तो समझे। L0 क्या है? कोई बताएगा L0 क्या है? L0 क्या है? इस डायग्राम में L0 दिख रहा है क्या हमें? नहीं दिख रहा है सर। L0 तो नोटेशन नहीं किए सर कहीं पे। हाँ, L0 का नोटेशन इस डायग्राम में नहीं है। L0 क्या होगा? L0 को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। L0 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स। पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स मतलब जहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें तो उसमें L0 इज इक्वल टू L इफेक्टिव ही हो जाता है। और अगर कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो उसमें वैल्यू होती है 0.7 L इफेक्टिव, है ना। हमने ये पढ़ा भी हुआ है, स्टील में भी हम पढ़ते थे, मॉस में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। जब आप आइलर फॉर्मूला पढ़ते होंगे तो वहां पर पढ़ते होंगे कि दोनों सपोर्ट अगर है ना, बीच में अगर दोनों कंटिन्यूअस सपोर्ट है, बीच में दो सपोर्ट्स हैं, तो फिर ये एक अज्यूम्ड वैल्यूज होती है, 0.7 L इफेक्टिव होती है, ठीक है। लेकिन ये मुझे ये बताइए कि इस डायग्राम में L0 कहाँ होगा? कोई बता सकता है क्या? L0 और L1 और L2 से किसी का L0 का कोई रिलेशन होगा क्या? बोलिए।
सर इफेक्टिव स्पैन तो हाँ, अब देखिए इस प्लेन के आगे ये जो बीम है, अगर मैं प्लेन पर पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर जाऊं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना। ये तो हमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है बीम का, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? इस बीम की कोई लेंथ भी तो होगी, तो जो इस बीम की लेंथ भी तो होगी। अगर इस बीम की लेंथ होगी तो वो जो बीम की लेंथ होगी, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों पॉइंट्स के बीच में बेंडिंग मोमेंट कहां जीरो होता है? हमेशा सपोर्ट पे जीरो होता है या नहीं? यस सर। हाँ सर। तो जो लेंथ बीम की होगी, दोनों सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ होगी, वही क्या कहलाएगी? एल नॉट कहलाएगी। और अगर कंटिन्यूअस बीम है तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो पहले ही जीरो हो जाता है, जीरो से पास करके नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट देखा है क्या? कंटिन्यूअस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा है? हाँ देखिए सर। हाँ देखा होगा। वो सपोर्ट पर जीरो नहीं होता, बल्कि सपोर्ट के इधर और उधर दोनों तरफ जो है वो जीरो से पास करता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलता है वहां पर। मॉस में कई सारे अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा होगा तो वहां मोमेंट डायग्राम जब बनाते थे तो कोई एक ऐसा पॉइंट बीच में ही मिल जाता था, स्पैन के बीच में ही मिल जाता था, जहां जीरो से पास होता था। कंटिन्यूअस बीम में ऐसा कुछ याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसलिए वहां पर एल नॉट जो है वो ओवरऑल एल इफेक्टिव से कम हो जाता है, दोनों सपोर्ट के बीच की लेंथ से कम हो जाता है। तो उसको वैल्यू को हमने कंसीडर किया हुआ है कितना? 0.7 एल इफेक्टिव। ठीक है, तो ये नोटेशन समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, ये सभी फॉर्मूला जो हैं वो आपके आईएस कोड में आपको दे रखे हैं टी बीम के। ठीक है, ठीक है, बोलिए। अगर बीम स्लैब टाइप में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज मुझे पता करना हो तो मैं दोनों में पता कर सकता हूं, दोनों फॉर्मूला से पता कर सकता हूं। बोलिए। हाँ सर, दोनों से पता कर लेंगे। और दोनों से कंसीडर कौन सा क्या सर? और कंसीडर कौन सा करेंगे? दोनों में से कम वाले को, दोनों में से जो कम होगा वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्यों? जो दोनों में कम होगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज जो दोनों में कम होगी उसे कंसीडर करेंगे। बीम का पार्ट उतना ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटेड बीम की अगर बात करें तो उसमें जो है फॉर्मूला जो है वो चेंज है थोड़ा सा। उसमें एक ही फॉर्मूला है विड्थ ऑफ फ्लेंज का, सिंपल एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू, सिंपल, ये इतना ही फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सारे नोटेशंस आपको अभी पता है। एल नॉट क्या है? बीम की, अच्छा अभी समझ में आ रहा है ना एल नॉट और एल वन में फर्क क्या है? एल वन और एल नॉट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर, परपेंडिकुलर होंगे। यस सर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, है ना। ये डायमेंशन जो है वो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन में जो दिख रही है L1 L2 वो हैं, और L नॉट इन दोनों के परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन होगी। इतना समझ पा रहे हैं या नहीं? यहाँ तक क्लियर है सर। ठीक है, तो ये आपके आइसोलेटेड टी बीम के लिए अगर मुझे विड्थ ऑफ फ्लेंज पता करना है दैट इज L नॉट अपॉन L नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, और ये आपका B क्या है? एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज जो भी आपको दे रखी होगी। आइसोलेटेड टी बीम की तो एक ही विड्थ ऑफ फ्लेंज होगी, उसमें तो L1 L2 तो होंगे नहीं क्या? L1 L2 होंगे क्या उसके अंदर? नहीं सर, आइसोलेटेड मतलब पहला वाला फॉर्मूला तो वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो दूसरा चेंज हो गया, L नॉट अपॉन L नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। और यहाँ B क्या है? जो आपको एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लेंज उस टी बीम की दे रखी होगी वो। लेकिन कंसीडर हम क्या करेंगे? कंसीडर जो हम करेंगे वो ये वाली कंसीडर करेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। तो वो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला जो है वो आपको आईएस कोड में दे रखे हैं। अगला जो नोटेशन है वो जो इनके पार्ट्स हैं उसमें है, ये तो हो गया आपका इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, दोनों केस में, चाहे वो आइसोलेटेड टी बीम हो या बीम स्लैब टाइप कंस्ट्रक्शन हो। दूसरा पार्ट है ब्रेड्थ ऑफ वेब। वेब की विड्थ कितनी होगी? देखिए BW, तो ब्रेड्थ ऑफ वेब इज द विड्थ ऑफ द बीम सपोर्टिंग द स्लैब। ठीक है, जो स्लैब को सपोर्ट कर रही है बीम, उसी की तो विड्थ है ना वेब। ये वेब क्या है? बीम ही तो वेब है। तो जो बीम की विड्थ होगी वो क्या कहलाएगी?
इट शुड बी सफिशिएंट टू एकोमोडेट द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रॉपर्टी। किस लिए इसको बना रहे हैं? बीम किस लिए कंस्ट्रक्शन की हुई है? टेंसाइल लोड को लेने के लिए। बिल्कुल। तो जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की प्रॉपर्टी है उसको एकोमोडेट करने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ वेब टू डेप्थ ऑफ वेब इज कैप्ड एज 1/3 to 2/3। ये समझ में आ रहा है? विड्थ ऑफ वेब टू द डेप्थ ऑफ वेब। ये बीम का हमें पता है, बीम की थिकनेस और डेप्थ में कितना रेशियो होता है? बीम की विड्थ और डेप्थ में हम लगभग कितना अज्यूम करते हैं? बोलिए। 1/3 ही तो लगता है, 1/3। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1/3 to 2/3 आप अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वही आपको ये रेशियो यहाँ पर बोला हुआ है, वो एक्चुअली बीम की प्रॉपर्टी ही है। वो इस बीम यहाँ पर कैसे एक्ट कर रही है? वेब की तरह एक्ट कर रही है, इसलिए ये वेब की प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, आज के लेक्चर में वैसे भी हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट है, बस समझना है, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज का मतलब क्या हुआ? थिकनेस ऑफ फ्लेंज का क्या मतलब हुआ? डेप्थ ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब। हाँ बिल्कुल। थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ टी बीम इज इक्वल टू द थिकनेस और डेप्थ ऑफ स्लैब फॉर्मिंग द फ्लेंज ऑफ द बीम, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम से क्या मतलब है? मतलब सर दोनों का डेप्थ ले लेंगे सर, बीम का भी और स्लैब का भी। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लेंज एंड डेप्थ ऑफ वेब। तो डेप्थ ऑफ फ्लेंज आपका कितना है? डीएफ से डिनोट कर रहे हैं, और डेप्थ ऑफ वेब को डीडब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों का समेशन जो है वो ओवरऑल डेप्थ के बराबर हो जाएगा। इट इज जनरली अज्यूम्ड 1/12 to 1/15 ऑफ द स्पैन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको अज्यूम करते हैं। और अगर कंटिन्यूअस बीम के बारे में बात करें तो फिर ये रेशियो आप अज्यूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, लाइट लोड्स के लिए 1/15 to 1/20, मीडियम लोड्स के लिए 1/12 to 1/15 एंड हैवी लोड्स के लिए 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम का फॉर्मूला, मतलब एक अजम्पशन है, ठीक है। अब बात आती है कि एनालिसिस ऑफ टी बीम। तो एनालिसिस ऑफ टी बीम की अगर बात करें तो एक्सयू लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला चेंज होगा क्या? अगर एक सिंगली रीइंफोर्स्ड टी बीम है तो क्या एक्सयू लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला चेंज होगा? बोलिए। नहीं, वो तो वही रहेगा। वो तो देखो एक्सट्रीम कंडीशन से निकलता है स्ट्रेन डायग्राम से, तो वो तो वही रहेगा। कितना रहेगा? 0.53D, 0.48D और 0.46D। क्या वो बदला था वहां पर भी? वहां पर बदला था? नहीं सर, नहीं सर। लेकिन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो बदल सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या है, ठीक है। पर हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे इजीएस्ट कंडीशन है हमारे सिलेबस में, क्या कि जब न्यूट्रल एक्सिस आपकी अगर फ्लेंज में ही लाई करे, न्यूट्रल एक्सिस तो कहीं भी लाई कर सकती है, जरूरी है कि ये फ्लेंज में लाई करे, ये तो वेब में भी लाई कर सकती है। और अगर वेब में लाई करेगी तो क्या स्ट्रेस डायग्राम बदल जाएगा या नहीं? बदलेगा सर। और स्ट्रेस डायग्राम तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते थे, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था 0.36 FCK B into XU, वो कहां से डिराइव किया था? हमने डिराइव किया था कि हमने स्ट्रेस डायग्राम का एरिया फाइंड कर लिया था और उसको B से मल्टीप्लाई कर दिया था। याद है कुछ? विड्थ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई कर दिया था। पर क्या अगर न्यूट्रल एक्सिस नीचे लाई कर गई तो क्या विड्थ ऑफ बीम, यहां पर जो BF से डिनोट कर रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट दी डेप्थ? नहीं सर, नीचे में तो नहीं। तब जो है फॉर्मूला जो है बहुत टिपिकल हो जाएगा, अलग अलग फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आपके जो सिलेबस में जो कंडीशन है वो सबसे इजीएस्ट कंडीशन है। और सबसे इजीएस्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां लाई करे? फ्लेंज में ही लाई करे। फ्लेंज में ही अगर लाई करे तो क्या मुझे नहीं लगता कि यही वाला डायग्राम होगा। तब स्ट्रेस डायग्राम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? थ्रू आउट द डेप्थ जो है वो फॉर्मूला विड्थ ऑफ फ्लेंज तो सेम ही है,
तो फॉर्मूला वही 0.36 वाला यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस सर, बोलिए। कर पाएंगे। और अगर 0.36 वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, है ना, और नीचे वाले पोर्शन से क्या फर्क पड़ता है कि उसका शेप कैसा है? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का शेप से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं सर, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई? सीधे सर ये मतलब कि टेंसाइल जोन के पास चले जाते हैं सर, जहाँ पर तो- इन्फोर्समेंट किया हुआ है। नहीं, रीजन ये नहीं है कि नीचे वाले सेक्शन का भी शेप तो चेंज हो गया है ना, वो रेक्टेंगुलर तो नहीं रहा क्या रेक्टेंगुलर? ऊपर वाला तो चलो ठीक है रेक्टेंगुलर डायग्राम है, तो आपने 0.36 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, पर क्या नीचे वाला पार्ट जो है रेक्टेंगुलर होता था, वो क्या रेक्टेंगुलर है? नहीं। तो फिर क्या मतलब पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं? बोलिए। आवाज आप लोगों की या तो मुझे आ नहीं रही है या कट। हाँ, नहीं सर, यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। पता नहीं लग रहा है। देखिए रीजन ये है कि क्या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के कंक्रीट को कंसीडर करते हो? नहीं सर, करते हैं सर। उसको तो वैसे भी नेग्लिजिबल मानते हो, तो वो किसी भी शेप का बना रहे, क्या फर्क पड़ता है? वहां तो सिर्फ स्टील को कंसीडर किया जाता है। बोलिए। हाँ सर, अब समझ में आया? यस सर। तो जैसे रेक्टेंगुलर बीम का फॉर्मूला होता था, वही फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा इसमें? इस पर्टिकुलर केस में जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस लाई करती है फ्लेंज में, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जो रेक्टेंगुलर वाला फॉर्मूला था वही वैलिड होगा या नहीं होगा? वैलिड होगा सर। यस, वही वैलिड होगा, है ना। और यही सिंगल केस आपके सिलेबस में है। फॉर द गिवन कंडीशन इट विल बिहेव लाइक अ रेक्टेंगुलर बीम बिकॉज द शेप ऑफ कंक्रीट एरिया अबव न्यूट्रल एक्सिस इज रेक्टेंगुलर। जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया है वो तो रेक्टेंगुलर ही है, एंड द शेप बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज नॉट कंसीडर्ड बिकॉज एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। हम वहां नीचे का कंक्रीट को अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर ही नहीं करते थे, तो किसी भी शेप का बना रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो सिर्फ स्टील के एरिया से मतलब होता था। सो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ टी बीम विल बी सेम एज द रेक्टेंगुलर बीम फॉर दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन किस केस में? सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में। क्या किसी और केस में जब हमारा XU DF से ज्यादा हो जाए, अगर XU इज लेस देन DF है तभी तो ये कंडीशन वैलिड होगी। अगर XU DF से ज्यादा हो जाए तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी जो मैं बोल रहा हूं? नहीं सर, तब तो सर नहीं सर, पैराबोलिक और नहीं, मतलब और तब फिगर बन जाएगा। तब फिर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएंगे। उन फॉर्मूला को हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उनका डिटेल वैल्यू जो है वो आपको पेज नंबर 96 ऑफ IS कोड में आपको दे रखा है, ठीक है। हालांकि हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर इस्तेमाल करने होते तो वो IS कोड के पेज नंबर 96 पर उसकी डिटेल फॉर्मूला वो दे रखे हैं हमें, ठीक है। तमाम केसेस हैं उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। लेकिन हमें वो पढ़ना ही नहीं है, हमें तो यही पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो मुझे सेम ही है। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.36 FCK। बी की जगह क्या आ जाएगा? विड्थ ऑफ फ्लेंज आ जाएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। बोलिए। यस सर। वहां पर जो हम कैपिटल बी इस्तेमाल करते थे, वहां पर इसकी जगह हमने क्या इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज आएगा या नहीं? यस सर, आएगा। आएगा सर। इसी तरीके से टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला चेंज होगा क्या? नहीं नहीं सर, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 0.87 FY into AST अपॉन 0.36 FCK into BF। ये फॉर्मूला आपको XU के लिए अब आपको पता है, और XU लिमिटिंग के लिए तो आपको पहले ही पता है कि वो तो चेंज होता नहीं है। वो कितना होता है? 0.53, 0.48 एंड 0.46D। ये तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील पे ही डिपेंड करता है। तो अब यहां से मैं अपना सेक्शन कंपेयर कर सकता हूं क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? वही होगा जो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में होता था, 0.36 FCK B into XU D minus 0.42 XU। B की जगह विड्थ ऑफ फ्लेंज आ जाएगा यहाँ पर। और MU की अगर बात करें टेंसाइल फोर्स का, तो वो तो सेम ही रहेगा, 0.87 FI into AST D minus 0.42 XU। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूंगा XU और XU लिमिटिंग को, तो मुझे 3 तरीके के सेक्शन मिलेंगे। यस सर।
हाँ XU is less than XU limiting, under reinforced, XU is equals to XU limiting, balance section, and XU is greater than XU limiting, then over reinforced. अगर पहला वाला कंडीशन है तो फॉर्मूला ये वाला होगा या नहीं? अंडर reinforced के लिए यस सर। ओवर बैलेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? XU की जगह XU लिमिटिंग आ जाएगा। हाँ यस सर। और अगर XU इज ग्रेटर देन XU लिमिटिंग का केस आया तो ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन आएगा, और इस केस में क्या करना पड़ेगा? रीडिजाइन करना पड़ेगा आपको। बोलिए। यस सर, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये सारे इस केस में हम लोग सर मतलब कि सर ओवर इन्फोर्स के केस में सर हम लोग निकाल पाएंगे सर MOR तो निकाल ही सकते हैं। MOR को क्या प्रॉब्लम है? वो तो वहां XU लिमिटिंग ही रख देते हैं ना। MOR तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अगर डिजाइन की बात करें तो रीडिजाइन करना पड़ेगा ना। डिजाइन थोड़ी करते हैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन, करते हैं क्या? नहीं सर, वो तो W नहीं होता है सर। तो इसमें तब मोमेंट ऑफ निकालने का रेजिस्टेंस क्या तो आप मतलब? कैलकुलेट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हैं। डिजाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इट शुड बी रीडिजाइन, ठीक है, डिजाइन की बात कर रहे हैं हम। बाकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो आप फाइंड करते ही हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई बताता है? कोई बता सकता है ना? क्या करेंगे? XU की जगह क्या रखेंगे? एक्चुअली लिमिटिंग। XU लिमिटिंग ही रखेंगे। XU लिमिटिंग ही रखेंगे। बोलिए, इतना समझ में आया टी बीम? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। फिर आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टी बीम के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर। ओके, बोलिए। सर IS कोड 96 में सर क्या बताएं कि अभी फॉर्मूला कोई देखते हैं वहाँ से। अच्छा, वो ये वही फॉर्मूला है बेटा जो मैंने लिखवाए हुए हैं। जो नीचे वाली लाइन, लास्ट लाइन की बात कर रहे हो क्या? यस सर, हाँ लास्ट लाइन। लास्ट लाइन की बात कर रहे हो तो वो यही लिखे हुए हैं। IS कोड पर पेज नंबर 96 देखिए, फ्लैंज सेक्शन दे रखा है वहां पर। फ्लैंज सेक्शन लिखा हुआ है, देखिए एक बार। यस सर। फ्लैंज सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? G2.1 क्लॉज है। G2.1 देखिए जरा, पहला केस, व्हेन XU इज लेस देन DF। यस सर, हाँ। तो क्या लिखा हुआ है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन गिवन इन कौन सा? G1.1। ये देखा IS कोड में, हाँ। पेज नंबर 96 पर ये देखा। 96 और G1.1 किसके लिए है? G1.1 किसके लिए है? G1.1 देखिए, G1.1 किसके लिए दे रखा है? अरे ऊपर ही उसी पेज पे देखिए ना, G0, G1, G1.1 विदाउट कंप्रेशन। हाँ, सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, मतलब सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और कैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड? ऊपर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शंस। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला वैलिड है, वही फॉर्मूला आपके इस केस में वैलिड हो जाएंगे। वो ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है क्या संदीप? हेलो। हाँ संदीप, हाँ संदीप, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, G2.1 का जो क्लॉज है वो ये कह रहा है कि अगर XU DF से लेस देन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो G1.1 क्लॉज से कैलकुलेट करेंगे। और जो G1.1 क्लॉज है वो है सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन के फॉर्मूला ही वैलिड होंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने तो बाकायदा डिटेल में वहाँ लिखा हुआ है कि क्यों कंसीडर करते हैं। यही वो लिखना चाह रहा है एक्चुअली, पैरा जो मैंने वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? नहीं सर। सर नो सर। इसमें रीडिजाइन का जो केस आया सर, तो इसमें डबल रीइंफोर्समेंट किस तरह से देंगे सर? ये नहीं पता लग रहा है। डबली रीइंफोर्स्ड किस तरीके से देंगे, कैसे देना चाहिए बताओ? मतलब फ्लेंज में करेंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल, फ्लेंज सेक्शन में हम रीइंफोर्समेंट करेंगे, ठीक है। यस। थोड़ा सा लग रहा था कि मोमेंट जनरेट होना चाहिए सर, फ्लेंज और वेव है तो। ठीक है,
डबली रीइंफोर्स्ड टी सेक्शंस जो हैं आपके एक मिनट मुझे देख लेने दें, देख के बता दूंगा, ठीक है। डबली रीइंफोर्स्ड टी सेक्शंस हैं भी या नहीं है, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, अभी देखना पड़ेगा। ओके सर। अटेंडेंस के लिए मैं यहीं से